हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 और चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स सेक्शन नंबर 9.4, जिसमें कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो आपको यदि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पता हो ना पता हो, कुछ भी हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस फिगर से। इस फिगर से आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। देखो, ये बेसिकली आपको एयर वाटर इंटरफेस है। मीन्स कि यहाँ पर एक एयर, यहाँ पर वाटर है जो कि डेंसर मीडियम है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होगा 4/3, और ये एयर है जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने माना है 1। पहला यहाँ पर ए पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। पहला जो लाइट रे है वो नॉर्मल इंसिडेंट है। नॉर्मल इंसिडेंस करने का मतलब क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू 0। और इस केस में जब आई इज इक्वल टू 0 होगा तो आर का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, और लाइट रे ऐसे से निकल जाएगा। इसको समझने में कोई दिक्कत हो तो ये आप कर सकते हो, एन डब्ल्यू इंटू साइन 0 का वैल्यू 0 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर, और साइन आर का वैल्यू हो गया 0, सो आर का वैल्यू 0 हो गया। सो ये नॉर्मल लाइन से 0 डिग्री बनाएगा। अब आप कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि आई देते हो तो आपको मालूम है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल से वो दूर भागता है। कुछ वो दूर भागा, ठीक है। मीन्स कि आप बोल सकते हो कि R इज ग्रेटर देन I, और एक पार्ट सारा का सारा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है, एक पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया विथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मोर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हम लोग तीसरा केस लेते हैं, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा करके हम लोग आई डैश कर दिए। अब ध्यान दो, आई इज ग्रेटर देन आई डैश। हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बढ़ा रहे हैं। आई डैश आई से बड़ा है, और इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर डैश हुआ जो कि पहले वाले से ज़्यादा हो गया। मीन्स नॉर्मल से ये और दूर भागा, क्योंकि आपने इसको नॉर्मल से दूर पे रखा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते बढ़ाते एक चौथा केस ऐसा आएगा जिसमें कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। मीन्स कि इस पर्टिकुलर केस के बारे में बात करूं मैं, तो इसके लिए जो स्नेल लॉ लगाओगे वो क्या होगा? एन डब्ल्यू साइन आई सी इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया स्नेल लॉ। अब इसके बाद वाले एंगल के लिए अभी भी आपके पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने का गुंजाइश है, तो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को पिछले वाले केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ इसको बोला गया क्रिटिकल एंगल। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गए, ये आईसी क्या है? क्रिटिकल एंगल, तो लाइट रे बाहर नहीं जाती है, टोटली रिफ्लेक्ट कर जाती है। सारी की सारी लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाती है। मीन्स कि अप टू ये सारे चारों केसेस में लाइट रे रिफ्लेक्ट भी की, रिफ्रैक्ट भी की, लेकिन इस केस में लाइट रे बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट नहीं की। इसी को बोला गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा क्यों हुआ? इसको हम लोग एक रफ पेज में अच्छे से समझते हैं। आप देखो कि यहाँ पर मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, फिर से। तो ये ऑब्जेक्ट था, और यहाँ से ये आपको क्रिटिकल एंगल वाला था। क्रिटिकल एंगल क्या हुआ? आई सी को क्रिटिकल एंगल बोले जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पर स्नेल लॉ लगाओगे, यदि ये वाटर है तो एन डब्ल्यू इंटू साइन आई सी इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90 डिग्री। साइन आई सी इंटू एन डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 हो गया। आर का मैक्सिमम वैल्यू हो चुका है। अब यदि आप लेते हो आई ग्रेटर देन आई सी, आई ग्रेटर देन मैं आई सी ले लिया। ये देखो, ये एंगल ज़्यादा हो गया आई। अब इस केस में क्या होगा? साइन आई ग्रेटर देन साइन आई सी हो जाएगा। आपको मालूम है कि एंगल बढ़ने पर, ठीक है, साइन उसका लेते हो तो उसका वैल्यू भी से बढ़ता है।
सो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब यदि स्नेल लॉ लगाओगे तो होगा एन डब्ल्यू साइन आई, और साइन आई चूंकि साइन आई सी से बड़ा है, इसका मतलब ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, नॉट फीजिबल। ये अपना मैक्सिमम वैल्यू आर का आ चुका है। सो इट मीन्स कि यहाँ पर स्नेल्स लॉ फेल, स्नेल लॉ फेल हो जाता है, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के कारण फेल होने के कारण आप बोल सकते हो यहाँ पर केवल होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR से आप डिनोट करते हो, I इज इक्वल टू आई हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि केवल ये वाटर और एयर के केस में हो गया, कोई भी डेंसर और रेयरर मीडियम का कॉम्बिनेशन ले लोगे उसमें होगा। लाइक सपोज करो कि यहाँ पर आपने वाटर ले लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NW है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप सपोज करो ग्लास है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NG हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 होता है, इसका होता है 1.33। सो अब देखोगे ना, तो ऐसे ही फिर एक पर्टिकुलर एंगल होगा जो कि क्रिटिकल एंगल होगा IC, और IC का वैल्यू कैसे निकालोगे, NG साइन IC इज इक्वल टू NW साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, और साइन IC हो गया NW बाई NG, और ये हो गया NWG। सो हमेशा ध्यान देना कि साइन आई क्रिटिकल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। ठीक है, ये आपको ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फॉर्मूला आप समझ गए। और इससे ज़्यादा आप एंगल जैसे लोगे ये पूरा रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कितना भी ले लो इससे बड़ा सब रिफ्लेक्ट कर, इसे जस्ट बड़ा ले लो, जस्ट बड़ा एकदम इसके क्लोज में लाओगे तब भी रिफ्लेक्ट कर गया। सो यही बेसिकली थ्योरी है, और यही थ्योरी पर पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। सो आइए अब हम लोग को जो बुक में दिया गया है उसको समझते हैं। देखो यही सारी बातें यहाँ लिखी गई है। व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, पहला तो कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए यही है कि ऑप्टिकली डेंसर से उसको ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाना चाहिए। कोई लाइट रे यदि एयर से वाटर में जाएगा तो कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं ऑब्जर्व होगा, वाटर से एयर में जाएगा तभी आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होगा। सो पार्शियली वो रिफ्लेक्ट होता है जिसको हम लोग इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, और उस केस में जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाते हो तो क्रिटिकल एंगल के समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन π/2 हो जाता है। जब लाइट रे इतना बेंड हो चुका होता है नॉर्मल से कि ये जस्ट गेजेस द सरफेस एट द इंटरफेस, मतलब ये सरफेस पर जो है ना इंटरफेस पर गेज करता है, जस्ट टच करता हुआ जाता है, और उससे ज़्यादा बढ़ाने पर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। उसकी एक भी लाइट रे आपको रिफ्रैक्ट नहीं होता है, सारा का सारा लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्लियर है? सो आपको यही सारी बातें लिखी गई है। व्हेन अ लाइट रे गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस, नॉर्मली सम फ्रैक्शन ऑफ इट्स गेट ट्रांसमिटेड। The reflected ray therefore is always less intense than the incident ray, however smooth the reflecting surface may be. In total internal reflection no transmission takes place. मीन्स बोल रहा है कि जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है ना, जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है तो आपको यदि इसकी इंटेंसिटी I1 हो और रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी I2 हो तो I2 हमेशा I1 से कम होता है। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट ना ट्रांसमिट भी होता है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कोई ट्रांसमिशन नहीं होता है, केवल और केवल रिफ्लेक्शन होता है। तो हम लोग क्रिटिकल एंगल के कंसेप्ट को समझ गए। ठीक है, स्नेल्स लॉ देखो यहाँ पर लिखा गया है कि if the relative refractive index is less than the 1, then since the maximum value of sin r is unity, there is an upper limit of the value of sin I for which the law can be satisfied. That is, for I is greater than I is equal to IC such that sin IC is equal to n/1. देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जो साइन आर का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, जो हम लोगों ने बोला था कि n डेंसर इंटू साइन आई सी इज इक्वल टू n रेयरर इंटू साइन 90 डिग्री। तो साइन आर का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, इसलिए इसका एक अपर लिमिट है।
साइन आई सी इज इक्वल टू एन आर बाई एन डी। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस का एक अपर लिमिट है जहां तक स्नेल्स लॉ सेटिस्फाई कर सकता है, उसके आगे स्नेल लॉ सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो यही बोल रहा है, फॉर वैल्यू ऑफ आई ग्रेटर देन आई क्रिटिकल एंगल स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एंड हेंस नो रिफ्रैक्शन इज पॉसिबल। अब इसमें एक कंसेप्ट है कि कलर ऑफ लाइट डिफरेंट होने से क्या क्रिटिकल एंगल पे अंतर आएगा। सो आप जानते हो कि विबज्योर में, ये जस्ट एक एडिशनल कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, लैम्डा बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, घटता है। और आपको मालूम है कि साइन आई क्रिटिकल, सपोज करो किसी वाटर से एयर की तरफ जा रहा है, वाटर से एयर की तरफ जा रहा है, तो साइन आई क्रिटिकल हो गया आपको क्या, 1/μ। ठीक है, सो म्यू जो है ना वो वायलेट के लिए ज्यादा हो गया। सो म्यू यदि ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो आई क्रिटिकल क्या होगा, कम होगा। सो आप बोल सकते हो, यदि आई क्रिटिकल के रूप में बोलोगे तो आई क्रिटिकल आपको फिर से ऐसे होगा, मीन्स कि वायलेट के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, और वैसे ही रेड के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? और फिर क्रिटिकल एंगल ना पेयर पर भी डिपेंड करता है। पेयर पर कैसे डिपेंड करता है, लाइक आप यदि वाटर ले लिए और आपने वाटर लिया, एयर लिया, तो एयर वाटर इंटरफेस के लिए जो क्रिटिकल एंगल होगा वो अलग होगा। आपने ग्लास और एयर लिया और ग्लास लिया, तो इस केस में क्रिटिकल एंगल अलग होगा, जो कि इस केस में होगा 1/μ वाटर, और इस केस में कितना होगा, 1/μ ग्लास। क्लियर है? अब देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉर डेंसर मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम 2, ये क्या है, यदि n12 निकालना होगा तो 1/sin I क्रिटिकल होगा। सम टिपिकल क्रिटिकल एंगल यहाँ पर दिया गया है। यदि वाटर के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, तो क्रिटिकल एंगल देख रहे हो, एयर वाटर इंटरफेस के केस में ये आया 48.75 डिग्री, लेकिन ग्लास के केस में, क्राउन ग्लास के केस में ये 1.52 होता है, तो आया 41.14। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि बढ़ रहा है तो क्रिटिकल एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्रिटिकल एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है। और डेंस फ्लिंट ग्लास के केस में 1.62 हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्रिटिकल एंगल और कम गया। डायमंड के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए डायमंड ना आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा दिखाता है, और इस कारण से डायमंड चमकता है। डायमंड के चमकने का बहुत बड़ा कारण यही है। ठीक है, ये डायमंड सपोज करो, तो एक बार लाइट रे जहाँ इंटर कर गया ना, हर एक जगह पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां 24.41 से ज़्यादा होगा, आया, अच्छा यहाँ पर ज़्यादा है, रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पर आया, इस सरफेस पर ज़्यादा है, फिर रिफ्लेक्ट हो गया, फिर रिफ्लेक्ट हो गया। ऐसे रिफ्लेक्ट अंदर में होते रहेगा और आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज़्यादा मिलेगा, और इस कारण से आप बोलोगे कि डायमंड चमकता है। अब देखो, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको आप इजिली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, ये दिया गया है। ठीक है, आप इसको घर पे करना, इसमें कोई नहीं है, आपको एक बस लेजर बीम ले करके ना दिखाने के लिए बोल रहा है, आप दिखाओगे तो क्लियरली कर लोगे, बहुत आसानी से किया जा सकता है ये। अब कुछ एग्जांपल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो पहला एग्जाम्पल है वो है मिराज। और मिराज कैसे काम करता है, क्या है एग्जैक्टली, वो आपको इस फिगर में बहुत अच्छे से दिया गया है। देखो, यदि कोल्ड का समय हो, ठंडा का समय हो, या फिर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, यूनिफॉर्म टेम्परेचर पर रहे, ठीक है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर पर रहे, तो क्या होता है ना कि लाइट रे जो ऑब्जेक्ट है या जो ट्री है ना, वो अपने एग्जैक्ट लोकेशन पर दिखाई देती है। यहाँ पर कुछ आपको दिखता नहीं है, कुछ वाटर वगैरह नहीं दिखता है। जबकि यदि हॉट के समय में, जब यदि गर्म मौसम हो, तो उस समय में आपको यहाँ पर एक पॉन्ड दिखेगा और यहाँ पर ट्री का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, यदि ट्री सफिशिएंटली लॉन्ग हाइट का है। तो कैसे दिखता है ये आप समझने की कोशिश करो। जैसे जैसे ये गर्मी के समय में जो सरफेस है वो बहुत हॉट हो जाता है, हॉट होने पर जो एयर जो सरफेस के पास है वो हॉट होती है।
सो यदि कोई चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है तो डेंसिटी जो एयर का क्या होगा, घटेगा, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, घटेगा। आप ऐसे समझो कि टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, या फिर लेस डेंसिटी लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? सो मोर डेंसिटी मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो देखो कि यहाँ पर जो टेम्परेचर ना ऐसे करके इंक्रीजिंग हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीजिंग, टेम्परेचर यदि इंक्रीजिंग होगा मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग, मीन्स कि यहाँ वाले ऊपर वाला आपको डेंसर होगा और धीरे धीरे आपको रेयरर मीडियम होता जाएगा। सो लाइट रे डेंसर से गया, फिर डेंसर से जब रेयरर की तरफ आएगा तो सफिशिएंटली लॉन्ग हाई, मीन्स कि यदि ट्री का लंबाई ज़्यादा है ना तो फिर ये सफिशिएंट इसको मिल जाएगा कि यहाँ से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाए, और इस कारण से यहाँ पर आपको दिखता है एक वेट एरिया दिखेगा। अच्छा, ये आपको हॉट के समय में, कोल्ड के समय में, कोल्ड वेदर में इसी को कहते हैं लूमिंग। लूमिंग क्या होता है कि सपोज करो कि ये बर्फ है, ठीक है, यहाँ पर आइस है, ये पर्सन है ना, तो पर्सन को ये जो शिप है, सपोज करो ये कुछ एक शिप या कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है, ये लगेगा कि हवा में लटका हुआ है। क्यों? क्योंकि कोल्ड में ये यदि आइस हो गया तो यहाँ का क्या होगा, ये डेंसर इलाका हो जाएगा, यहाँ का एयर डेंसर हो जाएगा और यहाँ का ये एयर क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। सो डेंसर से रेयरर में जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा ऐसे, और लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लाइट रे यहाँ से आ रहा है। जिस तरह से इसमें यहाँ से आकर के ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ और लग रहा है कि लाइट रे यहाँ से आ रहा है। क्लियर है? सो यही सारी चीज़ें कही गई है। आप देखोगे On a hot summer day, air near the ground become hotter than the air at the higher level. Refractive index of air increases with its density. So आप बस ध्यान रखो कि डेंसिटी इंक्रीज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा, और ये तब होता है जब टेम्परेचर लेस होता है। लेस टेम्परेचर, high density, high refractive index. So hotter air is less dense and a small refractive index than the cooler air. If the air current are small, that is air is still, then the optically density at different layers of air increases with height. ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो रहा है, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होने के कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। देखो यहाँ पर लिखा गया है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ एयर नियर द ग्राउंड एक्सीड्स द क्रिटिकल एंगल देन वी ऑब्जर्व टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, and for a distant observer the light appears to be coming from somewhere below the ground. The observer naturally assumes that a light is being reflected from ground, say by a pool of water. So यहाँ पर वाटर रखा गया है जिस कारण से आपको लाइट रे वहाँ से या ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है। इन्वर्टेड इमेज बनता है। देख लो यहाँ पर भी लूमिंग के केस में भी इन्वर्टेड इमेज बनता है, यहाँ भी इन्वर्टेड इमेज बनता है। ठीक है, आप ये बहुत ऑब्जर्व किए होगे, रोड पर गर्मी के समय में देखोगे दूर पे आपको लग रहा होगा कि पानी है, जबकि एक्चुअल में पानी नहीं होता है। इसी को मिराज बोलते हैं। डायमंड का एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं। डायमंड में चूंकि इसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है, 2.4 के राउंड में था। सो क्रिटिकल एंगल बहुत कम है, इसलिए एक बार जब लाइट रे इसके अंदर में इंटर कर जाता है डायमंड के अंदर में, तो बाहर निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत कॉमन है इसमें। इस कारण से लाइट ये क्या है, चमकता है। क्लियर है? अब ये जो डायमंड जो कटर होते हैं ना, डायमंड इंडस्ट्री में डायमंड की पॉलिशिंग की जाती है। इसलिए पॉलिशिंग की जाती है कि उसको इस तरीके से काटें कि मैक्सिमम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाए, और जितना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा अंदर में लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और वो चमकेगा। ठीक है, तो आप बोलते हो हीरा है, चमकता है, हीरा है सदा के लिए। अब एक होता है प्रिज्म डिजाइन टू बेंड लाइट बाय 90 डिग्री and or 180 degree to make use of total internal reflection. ठीक है, so such prism is also used to invert images without changing their size. So यहाँ पर दोनों फिगर दिया गया है। देखो इसको बोलते हैं हम लोग पैरोप्रिज्म। क्या बोलते हैं? पैरोप्रिज्म। ये बाइनोक्यूलर में यूज होता है।
इसमें क्या होता है कि ये आइसोसेलेस प्रिज्म है, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म हो गया। और ये क्या है, देखो यहाँ पर लाइट रे को 90 डिग्री से बेंड कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। यहाँ पर लाइट ये जो एंगल है ना, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो होगा वो इतना होगा कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना आई, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ऐसे भी देखो ये इन्वर्टेड इमेज के लिए फाइंड आउट हो रहा है, ए बी और यहाँ पर ए डैश बी डैश, ये इन्वर्टेड हो गया। ऐसे ही फिर ये हो गया 180 डिग्री से आपको चेंज करने के लिए, यहाँ पर बी ए है और यहाँ पर ए डैश बी डैश बन गया। अच्छा देख करके आप समझ गए होगे। देखो इन द फर्स्ट टू केसेस द क्रिटिकल एंगल आई से फॉर अ मटेरियल ऑफ प्रिज्म मस्ट बी लेस देन 45 डिग्री। क्यों लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जिस एंगल पर ये आ रहा है ना, ये 45 डिग्री के एंगल पर आ रहा है। चूंकि ये आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म है तो ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री है। ये आई थिंक समझ गए, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं। ऑप्टिकल फाइबर ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऑप्टिकल फाइबर आज के दिन में बहुत ज़्यादा यूज होता है फॉर ट्रांसमिटिंग ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ करता है। इसका 2 पार्ट होता है, इसको हम लोग जो अंदर वाला पार्ट बोलते हैं इसको बोलते हैं कोर बोलते हैं, बाहर वाले पार्ट को हम लोग क्लैडिंग बोलते हैं। जब लाइट रे आता है ना तो इसका देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बहुत कम है। क्लैडिंग जो ऊपर का जो लेयर है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर ये जो है ना कोर और क्लैडिंग का सरफेस, इसके लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू वेरी लेस होता है। आपको मालूम है क्रिटिकल एंगल क्या होता है? साइन आई सी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। क्लियरली इसको इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि बहुत कम रहे, ताकि और यहाँ पर लाइट रे को एक पर्टिकुलर एंगल पर सेंड किया जाता है ताकि हर एक पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, और इस कारण से यहाँ पर जो डेटा ट्रांसमिट किया जाता है वो यहाँ पर रिसीव हो जाता है। ऑप्टिकल फाइबर आर फैब्रिकेटेड विथ हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास और क्वार्ट्ज फाइबर। इसमें हर एक में कोर एंड क्लैडिंग होता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ कोर इज हायर देन दैट ऑफ द क्लैडिंग। क्लियर है? आपको तभी रहेगा ना, ये आपको क्लैडिंग आपको रेयर मीडियम हो गया। अब ये सारा चीज समझाया गया है। सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड एट वन एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एट अ सुटेबल एंगल। देखो एक सुटेबल एंगल पर किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा एंगल पर करोगे तो हो सकता है कि यहाँ पर क्रिटिकल एंगल के कंडीशन को ब्रीच कर जाए। ठीक है, इट अंडरगोज रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये फाइनली यहाँ पर बाहर में यूज हो जाता है। इनफैक्ट आपको इसका ऑप्टिकल फाइबर का वहाँ भी यूज होता है। आप देखोगे ना कि जो कि इंडोस्कोपी होता है, जहाँ पर जो डॉक्टर्स आपके माउथ में एक पाइप डाल करके और पेट में जो भी ऑर्गन्स है या जो भी इश्यूज है उसको चेक करते हैं, तो इसी का यूज़ करते हैं। जो लाइट रे ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसमिट किया जाता है और अंदर में आप इजिली देख सकते हो। क्योंकि हर एक स्टेज पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केस में इंटेंसिटी ऑफ लाइट में अंतर नहीं आता है, कहीं भी ट्रांसमिशन का लॉस नहीं होता है, इसलिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। सेकेंडली यदि फाइबर को आप बेंड भी कर दोगे ना तब भी लाइट आसानी से ट्रैवल इसके लेंथ के लॉन्ग कर सकता है। ये एक्ट एज ऑप्टिकल पाइप की तरह एक्ट करता है। आई थिंक यही सारी बातें लिखी गई है, आप समझ गए जाओगे, और कुछ भी दिक्कत होने से आप मुझसे पूछ सकते हो। ये सब आप देख सकते हो, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये सब हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का बेसिक कंसेप्ट समझ गए हैं। मेरे ख्याल में इस वीडियो में आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है, और हम लोग अगले वीडियो में रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस एंड बाय लेंसेस पढ़ेंगे। Keep watching, happy learning, thank you.